हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों आज हम क्लास 12th में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में होने वाले लैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसी के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। हम आज फीमेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण किस तरह से होता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जब विदेशों से गेहूं का आयात हुआ तो उनके साथ साथ हम किसके बारे में बात कर रहे थे। कल हम बात कर रहे थे पराग कणों के यानी कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो मैंने आपको कल बताया था कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये टैबलेट्स के और सिरप के फॉर्म में मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जो लोग न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए इनका सेवन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि विदेशों से आयातित होने वाले गेहूं के साथ कभी कभी एक वीड आ गई है इंडिया में, उसका नाम है पार्थीनियम। मैंने आपको बताया था कि कल मैं लागे आपको दिखाऊंगी। वो कुछ इस तरीके का पौधा होता है बच्चों, इसमें ये व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये कहा जाता है कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स या परागकण होते हैं ये बहुत ज्यादा नुकसानदायी होते हैं और ये मनुष्यों में ब्रोंकाइटिस और अस्थमा नाम की बीमारी पैदा करते हैं। जो सीवियर ब्रोंकाइटिस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्शन दे देते हैं इसके परागकण। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको लाके दिखाऊंगी। ये आपको हर जगह चलते हुए इनको अब सार्वभौमिक या सर्वव्यापी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये आपको हर जगह दिखाई पड़ते हैं और इनको खत्म करने का अभी कोई ऐसा साधन नहीं मिल पाया है जिससे ये खत्म किए जा सके। इनसे क्या होती है कि जो मृदा की उर्वरक क्षमता होती है बच्चों, वो बहुत ज्यादा तेजी से सारे पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और मृदा की उर्वरक क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कर देता है इसके पॉलन ग्रेन्स, और दूसरा क्या है इसका सबसे बड़ा नुकसान वो ये है बच्चों कि ये इतना तेजी से फैलता है कि जो भी मृदा है, जो भी जमीन है, उसकी उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है। यानी फर्टाइल भूमि जो है उसको ये बंजर बनाने का काम कर देता है। थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत टाइम तक अगर ये लगा रहता है उसी जमीन पे तो धीरे धीरे जो बहुत उर्वरक जमीन है वो भी बच्चों नॉन फर्टाइल यानी कि बंजर भूमि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद उसमें खेती और फसलें बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाती हैं। पार्थेनियम के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आगे उस चैप्टर में आगे की चर्चा करेंगे। बच्चों हम बात कर रहे थे पॉलन ग्रेन्स के बारे में कि 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं कि जिनकी पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण जो हैं वो 2 सेल्ड स्टेज पे ही शेड ऑफ हो जाते हैं। और उसमें कैसी 2 सेल्स होती हैं, एक तो जनरेटिव सेल होती है जो डिवाइड करती है माइटोटिकली और वो 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करती है। उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन्स जो हैं कुछ में ऐसे होते हैं जो 3 सेल्ड स्टेज में आपके shed off हो जाते हैं। The shed pollen grains have to land on the stigma before they lose viability। यानी कि जो परागकण गिरते हैं उन परागकण को वायबिलिटी का मतलब अपना जीवन खत्म होने से पहले, परागकण की जो जीवन अवधि है उसके खत्म होने से पहले उसको क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा पे लैंड करना होता है। यानी पराग कण का जो बनने का मकसद है वो यही है ना कि वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करे और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट से उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। तो उसके लिए क्या करना होता है, वो अपनी जीवन अवधि में ही उसको स्टिग्मा पे लैंड करना होता है। ये अलग अलग जो हर अलग अलग पराग कण की जीवन अवधि या वायबिलिटी पीरियड जो है बच्चों वो अलग अलग होता है और वो तापमान पे और आर्द्रता पे निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि इसका वायबिलिटी कितना होगा। जानकारी आज तक की ये है कि राइस और व्हीट यानी कि चावल, धान, चावल नहीं बोलेंगे, धान और गेहूं के पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जो है वो केवल और केवल 30 मिनट्स होती है, यानी इसकी बहुत कम जीवन अवधि होती है। इसके अलावा सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी इनकी वायबिलिटी बहुत महीनों तक रहती है। यानी कि
लेग्यूमिनेसी जितने भी आपके दलहन पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनेसी की कैटेगरी में आते हैं। रोजेसी और सोलेनेसी जिसमें आपका सूरजमुखी का फूल आता है, इनकी जो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है ये कई महीनों तक की होती है, यानी कि ये लंबी होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पॉलन ग्रेन्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। अब बच्चों हम लोगों को ये जानना है कि देखिए पॉलन ग्रेन्स जब मैंने आपको बताया था कि गोल होते हैं, है ना, गोल गोल सी स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर इसमें मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन के बाहर की तरफ जो उसकी एक्साइन लेयर होती है, एक्साइन लेयर में कहीं कहीं पे वो किस चीज की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और वो स्पोरोपोलेनिन बहुत ज्यादा टफ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो किसी भी तरह से अपघटित नहीं होता। तो जहां पे वो स्पोरोपोलेनिन का मटेरियल नहीं होता है, एक पोर होता है जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, थोड़ी जगह छूटी हुई होती है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, जर्म पोर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। तो जर्म पोर क्यों होता है, क्योंकि मेल गेमेटोफाइट जो उसके अंदर डेवलप कर रहा है उसको बाहर निकलने के लिए और पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए जर्म पोर का होना आवश्यक है। तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जब पॉलन ग्रेन डेhiscence के बाद पॉलन ग्रेन्स जो है वो फ्री हुए, यानी कि परागकण फ्री हुए और वो स्टिग्मा पे जब लैंड कर जाते हैं, तो स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद आप सभी को पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो 3 भागों में बटा होता है। उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे विस्तार से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो पॉलन ग्रेन जो है वो डायरेक्ट ओवरी तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन लक्ष्य ओवरी तक की पहुंचने का होता है। तो क्या करते हैं, वो स्टिग्मा पे लैंड होते हैं और स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद जो आपका जर्म पोर है पॉलन ग्रेन का, उस जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है और उस पॉलन ट्यूब के अंदर अंदर जो ये जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल होती है, ये फिर ग्रोथ, ये ट्रैवल करके और ये पहुंच जाते हैं ओवरी तक। तो उसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं कि पॉलन ग्रेन्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, इसको फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। इसकी पॉलन टैबलेट्स बनती हैं, सिरप्स बनते हैं, जो क्या करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये नहीं मैं कह रही हूं कि मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं जो लोग इसका मार्केट मेंटेन कर रहे हैं, उनका ऐसा दावा है कि एथलीट्स के और रेस हॉर्सेस के, यानी धावक घोड़ों की जो परफॉर्मेंस है वो इससे अच्छी हो जाती है, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत लंबे समय तक के लिए क्या किए जा सकते हैं, इसको सेव किया जा सकता है। ये पॉलन बैंक्स के रूप में यूज होते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये हुआ आपका पॉलन बैंक्स। पॉलन ग्रेन्स जो हैं कुछ प्लांट्स में, जो प्लांट मैंने आज आपको दिखाया पार्थेनियम, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, इसको बच्चों गाजर घास कहा जाता है। गाजर घास मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको लाके दिखाऊंगी। उसमें बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं और आप उसको हर जगह देख सकते हैं। अब तो कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे आपको गाजर घास का झाड़ ना दिखाई दे। और ये क्या होता है बच्चों, ये एलर्जिक होते हैं कुछ मनुष्यों में, आप कह सकते हैं ज्यादातर मनुष्यों में। ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि आपका एस्थमा और ब्रोंकाइटिस डेवलप कर देते हैं। इसमें क्या होती है, लगातार बहुत ज्यादा खांसी आती है और वो ऐसे लगती है कि जैसे एलर्जिक खांसी आ रही है, वो जल्दी कंट्रोल नहीं होती है। इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में बच्चों आपने एंड्रोशियम के बारे में पढ़ लिया है। अब आपको पढ़ना है गाइनीशियम के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है आपका गाइनीशियम? इट मे हैव अ सिंगल पिस्टल, ये कहलाता है मोनोकार्पेलरी, और मोर देन वन पिस्टल ये कहलाता है आपका मल्टी कार्पेलरी। ठीक, इन मल्टी कार्पेलरी द पिस्टल्स मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, सिनकार्पेस आर फ्री, तो वो कहलाएंगे एपोकार्पस। इसके बारे में केवल ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के समझाऊंगी, डायग्राम बना के। पहले हम बात करेंगे गाइनीशियम के बारे में।
तो गायनीशियम का बच्चों जो गायनीशियम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जायांग, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका कहलाता है जायांग। और इसका जो इकाई है यानी कि यूनिट है जो, वो क्या कहलाता है, जायांग की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ गायनीशियम, ये आपका कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल। तो ये किस तरह की संरचना होती है, आपको पता है कि कुछ ये इस तरीके की संरचना होती है। ठीक, इस तरीके की कुछ इस तरीके की संरचना होती है बच्चों। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इसी संरचना को हम कहते हैं स्त्रीकेसर, यानी कि जायांग की यूनिट होती है, इसे हम स्त्रीकेसर कहते हैं। तो इसमें जो ये अंडक होता है, कार्पेल होता है बच्चों, ये कार्पेल के 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। तो पहला भाग आपका क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला भाग जो है ये आपका कहलाता है वर्तिकाग्र। ठीक, ये जो ट्यूब लाइक संरचना है बच्चों, ये आपकी कहलाती है वर्तिका। और ये जो नीचे वाली फूली हुई संरचना है, ये आपकी कहलाती है ओवरी। ये क्या कहलाती है, ओवरी, या इसको आप कहते हैं अंडाशय, अंडाशय। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ये वाला पार्ट है, फूला हुआ संरचना है, यही इसका मेन पार्ट है। और इसी पार्ट में फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो गया, वो कहाँ पे लैंड करते हैं, इसी जगह पे वो लैंड करते हैं। ठीक है, इसी जगह पे लैंड करते हैं। तो यहां से वो जो स्पोरोपोलिनिन जहां पे मिसिंग होता है, वहां जर्म पोर से ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और पॉलन ट्यूब इस तरह से इसके अंदर ऐसे आती है पॉलन ट्यूब, और ऐसे घूम करके फिर ओवरी के अंदर चली जाती है, जिससे इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होते हैं, जर्म जो मेल गैमेटोफाइट्स हैं, मेल गैमीट्स हैं, वो ट्रेवल करके ओवरी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहले हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपको सबको पहले से ही पता है इसके बारे में, है ना। वर्तिका, वर्तिका जो होती है बच्चों, वो आपकी कहलाती है स्टाइल, ये आपकी कहलाती है स्टिग्मा, और ये कहलाता है नीचे अंडाशय, जिसे हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो अंडक का जो निचला हुआ भाग है, फूला हुआ, ये अंडाशय कहलाता है, और इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा कुछ इस तरीके की संरचना, बिल्कुल जो मैं कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है जनरली जो हम देखते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये आपका ओव्यूल और लॉक्यूल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, बीजांड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, अब इससे हम आगे जानेंगे कि अंडक के ऊपर एक पतली नली के समान जो संरचना होती है, ये क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है वर्तिका या स्टाइल। और इसी के ऊपर वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका के ऊपर जो संरचना है, ये कहलाती है वर्तिकाग्र। और ये एक घुंडी के जैसी संरचना होती है, कुछ इस तरीके की संरचना होती है, जैसे घुंडी टाइप की संरचना होती है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। इसी पे पॉलन ग्रेन्स को लैंड करना होता है। अब जो अंडक है, यानी कि आपका अंडाशय है जो, ये क्या है बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है आपका, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, ये आपका कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसमें क्या होता है बच्चों की जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड कर गए, पॉलन ट्यूब के थ्रू वो ओव्यूल में पहुंच जाते हैं, वहां पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, निषेचन के पश्चात
अंडाशय यानी ओवरी जो है बच्चों, ये फल में परिवर्तित हो जाता है। लिखेंगे इसमें, आप लिख सकते हैं कि निषेचन के पश्चात जो आपका अंडाशय होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, यही आपका फल में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। और जो आपका अंडक होता है बच्चों, ये बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो आपका ओव्यूल होता है जिसे आप मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ये आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनमें ओवरी फल में परिवर्तित नहीं होती है, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो ट्रू फ्रूट्स नहीं कहे जाते, वो फॉल्स फ्रूट कहे जाते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाएंगे। कुछ इस तरीके की संरचना होती है बच्चों। तो इसमें इस जगह से कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा पार्ट आपका कहलाता है ओवरी, जिसे आप क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसी पूरे पार्ट को आप क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये वाला आपका बच्चों वर्तिकाग्र कहलाता है, और ये आपका कहलाता है स्टिग्मा। ठीक, अब आपको जो चर्चा करनी है, हमें जो चर्चा करनी है वो हमको केवल स्पेशली इस वाले पार्ट के बारे में चर्चा करनी है कि ये जो अंडाशय होता है इसकी संरचना कैसी होती है, हमें ब्रीफ में जानना है। क्योंकि स्टिग्मा और स्टाइल की संरचना तो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, तो हमें बीजांड की रचना के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों, बीजांड जो होता है वो कई प्रकार का होता है, यानी कि बीजांडों के टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो होते हैं वो अलग अलग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। और बीजांड के जो भाग होते हैं वो कौन कौन सा होता है, बीजांड के भाग कितने भागों से मिलकर के बना होता है। पहला तो आपका होता है बच्चों बीजांड वृंत, या जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। नंबर 2 इसको बच्चा इसका भाग होता है निभाग, जिसे आप क्या कहते हैं, कैलिजा कहते हैं। फिर माइक्रोपाइल होता है, यानी कि बीजांड द्वार होता है।
जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक, 3 भाग होते हैं इसमें। तो और बहुत सारे भाग होते हैं, हाइलम होता है और उसके बाद इंटेग्यूमेंट होता है, लेकिन इन तीनों बीजांड वृंत और कैलेजा और बीजांड द्वार, इन तीनों की स्थिति के आधार पे बीजांड यानी ओव्यूल जो है बच्चों वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है ये कई प्रकार के होते हैं। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि बीजांड जो है कुछ हॉरिजॉन्टल स्थिति में है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो वो कौन कौन से तरीके का होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ऑर्थोट्रोपस होता है बीजांड या एट्रोपस होता है, तो जो ऑर्थोट्रोपस होता है इसका मैं आपको केवल फिगर बना के बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा बच्चों। कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ठीक, इस तरीके की संरचना, इसमें क्या है, इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, इसमें बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल, कैलेजा यानी कि निभाग और बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल, ये तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इस प्रकार का बीजांड आपका ऑर्थोट्रोपस कहलाता है। ठीक है, जो तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इसमें क्या क्या है बच्चों, ये तीनों भाग सीधी रेखा में स्थित हैं, रेखा में स्थित हैं। इस तरीके का बीजांड आपका क्या कहलाता है, ऑर्थोट्रोपस कहलाता है। ठीक, दूसरे तरीके का जो बीजांड होता है बच्चों वो आपका, दूसरे तरीके का जो बीजांड होता है वो, उसमें क्या होता है कि जब एनाट्रोपस कहलाता है। दूसरे टाइप का जो होता है वो कहलाता है एनाट्रोपस। इसको भी आप केवल उसकी संरचना से समझ लेंगे, किस तरीके की संरचना होती है, वो कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक, इसमें क्या है, आपने देखा कि बीजांड वृंत और निभाग और बीजांड द्वार जो है ये किस तरीके का है बच्चों, ये उल्टा है। इसमें क्या होता है, ये उल्टी सी संरचना दिखाता है। ठीक, ये उल्टी संरचना दिखाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं एनाट्रोपस। ठीक, उसमें फिर तीसरे प्रकार का होता है हेमीट्रोपस। फिर होता है आपका हेमीट्रोपस। मतलब बीजांड में ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ आपको कि बीजांड जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, संरचना उसकी वैसे ही होती है, लेकिन वो उसकी स्थिति के आधार पे बच्चों अलग अलग प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक, एक ये इस तरीके की संरचना अगर होगी तो इसमें क्या है, ये कैसा है, इसका निर्माण ऑर्थोट्रोपस बीजांड अगर 90 डिग्री पे मुड़ जाए तो मुड़ जाने के बाद फिर बीजांड द्वार और निभाग ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन में स्थित होंगे, और बीजांड वृंत जो है वो बीजांड के मध्य में क्या बच्चों समकोण बनाता है। तो इस प्रकार से जो आपका बीजांड होता है इसे हेमीट्रोपस कहते हैं, और ये रेननकुलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, एनाट्रोपस जो है बच्चों ये सूरजमुखी में पाया जाता है। एनाट्रोपस जो है ये आपका सूरजमुखी में, ठीक है, ये आपका टमाटर में, गुड़हल में, कुकुरबिटा में, मटर में, सेम में, चना में, और आपको अपने चैप्टर में भी इसी प्रकार के बारे में अध्ययन करना है जो आपका एनाट्रोपस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हेमीट्रोपस के बारे में। मैंने आपको बता दिया ये रेननकुलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। एक प्रकार का बीजांड होता है बच्चों जो कुछ इस तरीके की संरचना होती है, जिसकी
कुछ ऐसी संरचना होती है। ये आपका कहलाता है कैम्पाइलोट्रोपस और ये आपका सरसों में पाया जाता है इस तरीके का। इसको हम क्या कहते हैं? कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें क्या होता है कि बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं और बीजांड द्वार बीजांड वृंत के क्या होता है? समीप आ जाता है, जैसे कि आपका क्रूसीफेरी, सरसों, मूली, इन कुल के पौधों में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बच्चों आपका एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस क्या होता है? इसमें भ्रूण कोश में भी कर्वेचर आ जाता है और ये भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है, जैसे कि कैप्सुला में। ठीक है, उसके बाद फिर एक आपका एम्फीट्रोपस है। एम्फीट्रोपस कुछ इस तरीके का होता है, मतलब केवल संरचना के आधार पे, स्थिति के आधार पे बीजांड भी अलग अलग तरीके की शेप के होते हैं, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूं। एम्फीट्रोपस। ठीक, उसके बाद एक होता है सर्सिनोट्रोपस, जिसमें क्या होता है? बीजांड में, बीजांड वृंत में अतिवृद्धि हो जाती है और ये बहुत लंबा होकर बीजांड को सभी ओर से घेरे रहता है। ये कहलाता है बच्चों, ये कुछ इस तरीके का होता है, इसमें बहुत बड़ा हो जाता है। ये कुछ इस तरीके का पूरा घेरे रहता है। ये बिल्कुल उल्टा इस तरह से होता है, इस तरह से, है ना? तो ये पूरा घेरे हुए है, ये आपका कहलाता है सर्सिनोट्रोपस। तो मतलब केवल इन तीनों, ये जो तीनों भाग होते हैं आपके, बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार, इनकी स्थितियों के आधार पे बीजांड कई अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब कल मैं आपको बीजांड की एनाट्रोपस संरचना के बारे में विस्तार से बताऊंगी और उसके बाद बच्चों, इसके बाद फिर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण किस तरह से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना कि जायांग 3 भागों से मिलकर के बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। हम लोगों को ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जानकारी करनी है। मैंने आपको बताया कि बीजांड के 3 भाग होते हैं, बीजांड वृंत, बीजांड आपका ओव्यूल और इसके आधार पर निभाग। इन तीनों पार्ट्स के स्थितियों के आधार पे अलग अलग प्रकार के ओवरी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार का बीजांड पाया जाता है। आपको एनाट्रोपस के बारे में पढ़ना है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम बीजांड की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।